साहब ने कहा कि एक्टरों को पढ़ने को कहो तो हालत खराब होती है, तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया है। आई होप कि मैं खरी उतरूँ इस चैलेंज कि आप सभी के नाम। वो जरा उजड़े हाल लगता है, फिर भी कितना कमाल लगता है। आंखों में कोई चिंगारी सी, खून में भी उबाल लगता है। खून में भी उबाल लगता है। पहले ऐसा उसे नहीं देखा, हो गया कुछ बवाल लगता है। वो पूछता है जो जमाने से, कोई मुश्किल सवाल लगता है। उसने तो टूट कर निभाया था, इश्क फिर भी क्यों मलाल लगता है। तोहमतें इश्क में लगी इतनी, तो बचा बाल बाल लगता है। फिर भी उसको बुरा नहीं कहता, अब भी उसका ख्याल लगता है। आदमी टूट कर निखरता है, वो इसी की मिसाल लगता है। फर्क हम में है सिर्फ चेहरे का, खून उसका भी लाल लगता है। इस कदर आंसुओं में डूबा है, अश्क भीगा रुमाल लगता है। वो जरा उजरे हाल लगता है, फिर भी कितना कमाल लगता है। अब नज़्मों की महफिल शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा फैज की एक नज़्म याद आती है कि चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहने सिसकने रोले, अपने अजदाद की मीरास है मासूम रहे। जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र माबूस है गुफ्तार पे ताजीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफ्लिस की कदा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, फिर यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी में शिकस्तों का शुमार, दिल की बेसुध तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद। बहुत अच्छी किताब लिखी है आपने, और इसी तरह अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। खुदा आपको सलाम। अमिता ने बड़े प्यार से बोला, जरा तवज्जो चाहूंगा। अमिता ने बड़े प्यार से बोला। अचानक उसने देखा कि उसके चेहरे के जो भाव है बदल रहे। तो उन्होंने कहा कुछ कहो, प्यार से कहो। तो अमिता ने बोला ठीक है। अचानक उसने कहना शुरू किया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो तुम्हें दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के दीवार दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। अचानक आनंद ने कहा, जो 5,000 रुपये लिए थे कब वापस करोगी। उसने सिर्फ कहा और चुप कर दिया। थैंक यू।
तो मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा किताब लिखने के लिए। मेरे को लगता है किताब लिखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मेरे ख्याल से लोग अपने एक्सपीरियंस से जो भी लाइफ में होता है उसके बेसिस पे लिखते हैं। एंड जो मैंने 3 पन्ने पढ़े हैं, मेरे को काफ़ी इंट्रीग किया है कि अच्छा आगे और पीछे क्या है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे अभी लॉन्च खत्म होगा, किताब हाथ में आएगी तो आई एम श्योर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। उन 3 पन्ने में आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या समझा या क्या चीजें समझी? मेरा उन 3 पन्नों में तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जो अभय का कैरेक्टर है और जो ये जो लड़की है, पता नहीं शायद इनके बीच में हो सकता है कुछ आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है कुछ होगा। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वाई अभय इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। अब वो इंटरेस्ट कहाँ तक जाता है वो तो मेरे को लगता है किताब पढ़ के ही पता चलेगा। 20 and 21, I'll be Abhay and she'll be Amita. तो ये है ये बीच से पढ़ रहे हैं। उसी रोज शाम को अमिता ने अभय को फोन किया। वो काफी परेशान लग रही थी। अभय ने जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो अमिता ने घबराते हुए कहा, वो मैंने किसी लड़की से 5,000 रुपये लिए थे और अब तक उसने लौटाए नहीं। मैंने आपकी लाइन ले गया हूँ, सॉरी। और अब उस लड़के ने कहा कि या तो मेरे पैसे वापस कर दे या क्या। मेरे साथ एक रात बिताकर कितनी घटिया लोग हैं इस दुनिया में। कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है? एक लड़की से बात करने तक की तमीज नहीं है लोगों में। तुम घबराओ मत, मुझे कई बार मिलो, मैं तुम्हें 5,000 दूँ, तुम उसे पैसे लौटा। लेकिन ऐसे कैसे मैं तुमसे ले सकती हूँ? अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूँगा। तो मुझे ये पैसे लौटाने की फिक्र मत करो, जब हो तब दे देना। पहले उस घटिया इंसान को उसके पैसे लौटा दो ताकि दोबारा उसकी इस तरह बात करने की हिम्मत ना हो। अगले दिन अमिता को कानपुर निकलना था, इसलिए अभय ने उसे फोन किया। अभय बोले ना, हेलो अमिता, निकलने की सब तैयारी हो गई? जी हाँ, सब तैयार है। और खाना कहाँ खाओगी? उसकी आप चिंता मत करो, कहीं भी रास्ते में जहाँ भी बस रुकेगी मैं खा लूँगा। पर तुम्हें तो बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हो ना, रास्ते में कहाँ मिलेगा ऐसा? जी मैं देख लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी रीमा को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। घर से खाना खाकर जाना, मैं तुम्हें वहीं से बस तक छोड़। सबसे पहले अभय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पढ़ने से पहले ही सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि आजकल हिंदी पढ़ने और बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रह गई है। तो अगर कुछ मिस्टेक्स करूँ तो माफ, एडवांस में माफ। और जो मैं पढ़ना, हाँ जी, हाँ सर बिल्कुल, ऐसे नहीं भी मैं बंगाली हूँ, स्त्रीलिंग पुलिंग का तो ऐसे ही मेरा पंगा है। जो मैं पन्ना पढ़ने वाली हूँ उसमें रीमा और अभय के बीच में जो डायलॉग्स है वो है, क्योंकि एक्टिंग किसी एक्टर जो है किसी चीज से भी जाए पर डायलॉग बाजी से ना जाए, तो मैं डायलॉग वाला सेक्शन पढ़ने वाली। रीमा, आपको तो हमेशा ही सबसे दिक्कत रहती है अभय, आखिर लड़कों से दोस्ती या देर रात तक पार्टी से बुरा क्या है? बच्चों को आजकल के माहौल से दूर रखना क्या है या कहाँ तक सही है? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, बच्चों को दुनिया के साथ चलना होगा। इस तरह रोकते रहे तो हमारे ही बच्चे पिछड़ कर रह जाएंगे। अब है, पर तुम्हें पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या तुम जानती नहीं माहौल कितना खराब है? लड़कियों का देर रात तक पार्टियों में बाहर रहना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? रीमा, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ये सब तो होगा ही। लड़कों से दोस्ती में आखिर बुरा क्या है? बच्चों को ज्यादा रोकना टोकना भी ठीक नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? अब है, हाँ मैं नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बोलो? रीमा, मैं माँ हूँ,
दुश्मन नहीं, मुझे भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चों को लेकर इस तरह से बहस अक्सर रीमा और अभय के बीच शुरू होती और झगड़े में बदल जाती, वरना रीमा अभय के बात से सहमत होती और ना ही अभय रीमा के बात से। शायद दोनों ने अपनी अपनी बात को दूसरे को समझा नहीं पाए थे। विचारों के ये मतभेद दोनों में दूरियों की वजह बनता जा रहा और यही वजह थी कि अभय रीमा से दिन ब दिन और दूर होता जा रहा था। प्लीज दूर कोई मत होइए, प्लीज साथ में रहिए। मुझ पे मेरा, मुझ पे तेरा अब कोई अधिकार नहीं। तोड़ के बंधन अलग हुए, अब तू मेरा परिवार नहीं। तुम अगर जीवन साथी होते, सुख दुख साथ निभाते हम। तेरी खुशियां का कोई दिन अब मेरा त्योहार नहीं। प्यार मोहब्बत या नजदीकी अपनेपन की बातें हैं। कम ज्यादा या लेन देन हो ये कोई व्यापार नहीं। ठेस लगे तो टूट के बिखरे। प्रेम का ऐसा बंधन है, तोड़ सके जो इसको, वरना है कोई औजार नहीं। प्यार अगर हो रूठा सा बेशक मान भी जाता है, लेकिन सच तो ये भी है कि होता ये हर बार है। लेकिन सच तो ये भी है कि होता ये हर बार। तो एक पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसमें एक जोश भर देता है। सुबह पत्नी अगर उसे मुस्कुराहट के साथ घर से विदा करे तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। पर अभय घर वाला वो सुकून, वो शांति बाहर पहुंचने लगा था। उसने हार मान ली थी। उसे लगने लगा कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। शायद उन दोनों के तार गलत जुड़ गए थे। अब हर दिन उसे तनातनी बढ़ती जा रही थी। विवाह की गांठ इतनी उलझ गई थी कि अब उसे सुलझाना नामुमकिन था। पर यह भले उलझ जाए, इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी आसान नहीं होता। इंसान उलझे हुए रिश्तों के साथ जीने को मजबूर हो जाता है। अभय किसी भी कीमत पर उस माहौल से दूरी और एक शांत माहौल की तलाश में था। और तब शांति की खोज में उसे ब्रह्म कुमारी आश्रम का उसने रुख किया। तब अभय को पता नहीं था कि उसकी ये खोज उसे कहाँ ले जाएगी। अभय अक्सर आश्रम जाया करता था। वहाँ की दीदियों को अपनी कार से आने जाने में मदद कर देता था। अभय के लिए यहाँ सब एक परिवार जैसा हो गया था। जब भी कोई दीदी अभय से कोई काम कहती, अभय अपनी ओर से उसको पूरा करने में सहयोग करता। अब आश्रम आना अभय के लिए आम बात हो गई थी। सभी लोग वहाँ अभय के साथ काफी अच्छे से जुड़ रहे थे और अभय भी यहाँ एक अलग आनंद महसूस करने लगा था। ये 25 सितंबर की सर्द भरी सुबह थी। सुबह के 5 बजे थे। उस रोज अभय आश्रम के अकेले कमरे में बैठा किसी सोच विचार में खोया था। तभी अचानक हवा के झोंके की तरह एक लड़की हाथ में चाय लिए वहां आई। धीरे से उसने दरवाजा खोला तो अभय की नजर उस पर पड़ी। अभय ने उसके हाथ से चाय का कप पकड़ लिया और वो चाय देकर हवा किसी सरसराहट की तरह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ, अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आइए मीनाक्षी जी, प्लीज आइए। मतलब कुछ चार लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा तो कहते कि भले सदा तुम चाहत की इल्जाम नहीं मंजूर मुझे। वो धूप भले तपती लेकिन वो शाम नहीं मंजूर मुझे। तुम जिसमें मेरे साथ नहीं, मैं जिससे तुम्हें भुलाता हूँ, वो जाम नहीं मंजूर मुझे। दो भले सजा तुम चाहत की इल्जाम नहीं मंजूर मुझे। ले लो मेरी सारी दौलत, ले लो मेरी सारी शोहरत, जो तुमको करे जुदा मुझसे वो नाम मुझे मंजूर नहीं। हर नाम मुझे दे दो लेकिन ये नाम मुझे मंजूर नहीं। दो भले सजा तुम चाहत की इल्जाम नहीं मंजूर मुझे। धन्यवाद सर। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस मौजू पे एक कविता में मुझे मेरी याद आ रही है, मैं वो सुना दूँ। उसका उन्वान है शून्य। मैं बैठा था सागर किनारे, मैं बैठा था सागर किनारे, मुझ जैसे ही उदास पत्थर पर। मैं बैठा था सागर किनारे, मुझ जैसे ही उदास पत्थर पर, शून्य में डूबकर सोच रहा था, शून्य में डूबकर सोच रहा था
अपने मन पटल पर बार बार लिख लिख कर कुछ पहुंच रहा था। दूर आकाश की नीलिमा पिघल पिघल के सागर में विलीन हो रही थी। दूर आकाश की नीलिमा पिघल पिघल के सागर में विलीन हो रही थी और थके थके क्षणों की पालकी अपने अखंडित सफर में जा रही थी। एक हल्की सी आहट पर मैंने पलट कर देखा। शाम सर्द आंचल ओढ़े मेरे पास बैठी थी। शाम सर्द आंचल ओढ़े मेरे पास बैठी थी। गुमसुम सी उदास बैठी थी। चुन चुन के कंकड़ पानी में फेंक रही थी और प्रश्नात्मक दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। शायद पूछ रही थी मैं क्या सोच रहा हूँ। शाम शायद पूछ रही थी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों अपने दिमाग को वैश्यों की तरह नोच रहा हूँ। मैं जवाबहीन सा उसको देखता रहा। देखते देखते कुछ हो गया, मैं फिर शून्य में खो गया। ये शून्य जो सिर्फ शून्य है, कहीं भी मेरे सामने उभर आता है। ये शून्य जो सिर्फ शून्य है, कहीं भी मेरे सामने उभर आता है और मुझे सोचने पर विवश कर देता है। खैर, मैं सोचने लगा, मेरा जीवन इन लहरों की भांति है। मेरा जीवन इन लहरों की भांति है। ये खुद नहीं जानती है कहां से उठती है। ये खुद नहीं जानती है कहां से उठती है। और दूर किनारे को देख इठलाती बलखाती हिरनी सी चौंकनियां भरती किनारे पे आकर टूटती है। और दूर किनारे को देख इठलाती बलखाती हिरनी सी चौंकनियां भरती किनारे पे आकर टूटती है। फिर भी न जाने क्यों हर बार एक नई लहर नई उमंग के साथ टूट के बिखर जाने को न जाने कहां से उठती है। टूट के बिखर जाने को न जाने कहां से उठती है। बच जाते हैं तो चंद बुलबुले। देखिए वो आखिरी मंजर समंदर के किनारे का, कि बच जाते हैं तो चंद बुलबुले जो थोड़ी ही देर में स्वयं दम तोड़ देते हैं। बच जाते हैं तो चंद बुलबुले जो थोड़ी ही देर में स्वयं दम तोड़ देते हैं। देर तक बचा रहता है एक बड़ा सा बुलबुला। देर तक बचा रहता है एक बड़ा सा बुलबुला जो मुझे फिर शून्य सा दिखाई देता है, मुझे अपनी लपेट में लेता है, मुझे सोचने पर फिर विवश कर देता है। मैं देर तक बचा रहता है एक बड़ा सा बुलबुला जो मुझे फिर शून्य सा दिखाई देता है, मुझे अपनी लपेट में लेता है। मैं सोचने पर फिर विवश हो जाता हूँ और हर रोज एक नए शून्य को करता हूँ। अच्छी नहीं है, पर आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं क्लासरूम में खड़ी हूँ। जिंदगी में कई दिन कई लम्हे हम जीते हैं। कुछ आंखों से फोटो हो जाते हैं तो कुछ यादों में फंस जाते हैं। और कभी कभी तो हमें भी नहीं पता होता कि किस्मत हमें बार बार क्या इशारा दे रही है। हम भले ही ये सब समझ न पाए, पर किसी से भी किस्मत बेवजह नहीं मिलती आती। हम जानते भी हैं, किसी से मिलते या टकराते हैं और फिर बार बार किस्मत हमें उस इंसान से मिलाती है कि वो जरूर कोई कहानी रच रही होती है जिसे हम किताब का रूप लेने से पहले पढ़ नहीं पाते। अभय की किस्मत भी एक कहानी रच रही थी और ये उस कहानी की शुरुआत पन्नों में से एक था जिसका किताब की शक्ल लेना अभी बाकी है। वो मुझे पुरानी एक नज़्म याद आ गई जो कि आपकी उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ा है और बहुत सही व्यक्ति है कि तुम कहाँ रहे इन वर्षों में, तुम कहाँ रहे इन वर्षों में, यहाँ सबने तुमको ढूंढा है, तुम्हें कितना कितना याद किया, तुम कहाँ रहे। इन पलकों ने जो भीगी हैं, इन होठों ने जो सूखे हैं, इन कदमों ने जो लर्जा हैं, तुम्हें कितना कितना ढूंढा है, तुम कहाँ रहे। सब आस गई आजार गए, सब अश्क तमन्ना जार गए, गम खार गए, तुम कहाँ रहे। क्यों चेहरा गर्द में गर्द किया, क्यों चेहरा गर्द में गर्द किया, क्यों रंग बदन का जर्द किया, क्या तुमने अपना हाल किया। तुम कहाँ रहे, अब आए हो फिर जाओगे। तुम कहाँ रहे इन वर्षों में, यहाँ सबने तुमको ढूंढा है, तुम्हें कितना कितना याद किया, तुम कहाँ रहे। तुमने ये याद
गिरीश प्लीज। उसके बाद में प्रकाश जी से, जो हमारे जो बिल्कुल एक न्यायाधीश है, एक्स न्यायाधीश हो गए अब, लेकिन अब सारा का बाकी सारा जो वक्त है अपना डिवोट किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उसके बाद में प्रकाश जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी एक छोटी सी नज्म जो है आप लोगों के सामने पेश करें। एंड गिरीश जो है, कभी जानते हैं इस कविता से जो उनको लाइन अच्छी लगी है। कलाकारों को, साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को पूरा प्रणाम। पहली लाइन है, गब्बर ने बड़े गुस्से से पूछा, होली कब है, कब है होली? अब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं चश्मा नहीं ला। देखते हैं कुछ तो सवाल हुआ। हाँ, 2019 की अगस्त का महीना था। वाह, चश्मों की सेल लग गई यार, ये तो दूसरी दुकान शुरू हो गई। बेटर, थैंक यू डॉक्टर। 2019 की अगस्त का महीना था। अभय और अमिता शिमला से 2-3 दिन के टूर के बाद दिल्ली लौट रहे थे। शाम काफी हो चुकी थी, मौसम में ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। अमिता का बिल्कुल मन नहीं था दिल्ली वापस आने का। अमिता को लगता था कि दिल्ली जाकर अभय अपने परिवार के साथ उसे उतना वक्त नहीं दे पाएगा जितना वो दोनों जब अकेले होते हैं तब एक दूसरे को देते हैं। अभय अमिता की कोई बात नहीं टालता था, तो आज कैसे इनकार करता। कार से अभी दोनों शिमला के नजदीक बरोक घाटी तक पहुंचे ही थे कि अभय ने अमिता के कहने पर वहीं रुकने का मन बना लिया। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे, रात में चमकता हुआ पूर्णिमा की रात का सबसे खूबसूरत चांद देखकर अभय के मन में कुछ ऐसे ही ख्याल आया। उसने अमिता से कहा, अमिता, आज तक तुम्हारे साथ कभी चांद की चांदनी में आराम नहीं किया। आज बड़ा मन है कि चांद की रोशनी में तुम्हारे साथ वक्त बिताने का ये मौका मिला है। मन करता है कि इस चांदनी रात में तुम और मैं एक साथ देखकर रात भर चांद को देखते रहें, ढेर सारी बातें करते रहें। अभय और अमिता के बीच प्रेम इतना गहरा हो गया था कि वो एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते थे। अक्सर शाम को दोनों कहीं से बिना कुछ पहले से प्लान किए घूमते टहलते निकल जाया करते थे। जैसे आकाश में आजाद उड़ते पंछी नक्शा लेकर नहीं, ठीक वैसे ही अभय और अमिता भी अभी कुछ सोचकर बस कहीं भी एक दूसरे के साथ वक्त निकालने निकल पड़ते। एक रोज अमिता ने अभय से कहा, चलो कहीं चलते हैं। मैं भी अभय और अमिता इनके बीच में का एक कॉन्वर्सेशन पढ़ना चाहती हूँ। अभय अक्सर आश्रम जाया करता था। आज अभय के पाँव में चोट लगी, तकलीफ ज्यादा थी, तो वो बाहर की कार में बैठा प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनते सुनते काफी देर हो चुकी। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सामने से एक बार फिर वो लड़की बाहर नजर आती है। अभय ने अपने ड्राइवर से कहा, जरा उस लड़की को बुला, कहो कि मैंने बुलाया। अभय का मन ना जाने क्यों उसे जानने को हो कि आखिर वो लड़की है कौन, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है और इतनी सी उम्र में उसका इतना जुड़ाव कैसे। अभय पाव को संभालते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी अमिता। कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं कानपुर से। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में कैसे? यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही हूँ। इतनी सी उम्र में ये आश्रम में। दरअसल बचपन से दादी के साथ सत्संग जाया करती थी। सत्संग सुनना पसंद है मुझे, इसीलिए अक्सर मैं यहाँ आया करती हूँ। इस उम्र में अमिता के सत्संग के प्रति इस लगाव ने अभय को बेहद प्रभावित किया है। तो वो सोचने लगा कि एक तरफ मेरी बेटी, उसे मॉडर्न लाइफ से प्यार है, पार्टियों में जाना पसंद है, जिससे वो इतना परेशान है कि घर से वो
दूर रहने लगी है, मजबूर है, और दूसरी तरफ पति जिसका कलम मुझे दिन रात खाया जा रहा है, और एक तरफ लड़की अमृता कितनी संस्कारी है, MBA की पढ़ाई करने वाली लड़की क्या इतनी धार्मिक विचारों वाली हो सकती है? अभी इसके आगे की स्टोरी आपको मीनाक्षी मैम बंटी बबली उर्मी यस 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 आपको जो जो पसंद आया आप प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। इसमें एक छोटी सी कविता है। कई किस्से कई कहानियां, कई किस्से कई कहानियां, कई वादे कई इरादे, कई नादानियां, प्यार मोहब्बत परेशानियां, न जाने क्या क्या हुआ, न जाने क्या क्या सहा, उसने एक रोज फिर अलविदा कहा। रह गई कई बातें, कई शिकवे, कई बुरे, और फिर हम कभी ना मिले, हम कभी ना मिले। अभय जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहुत बहुत कि आपकी आने वाली किताब और ये किताब भी जहाँ चाहते हैं ऊंचाइयों तक पहुँचे। धन्यवाद। ये एक मेरी एक कहानी है, एक जीवन की कहानी है। अभय कैसे जीवन शुरू हुआ, कैसे कैसे परेशानियां, कैसे कैसे फिर संन्यास, कैसे ध्यान, फिर दोबारा संसार में आना, संन्यास से फिर संसार, फिर कहीं और, तो जीवन ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो वही कहानी है, उतार चढ़ाव, कोर्ट केस जीवन में। तो यही एक कहानी है जो मुझे सच्चाई है, जो मैंने लिख दी है, बस वो पन्नों पे लिख दी गई है। अब उसको आप लोग पढ़ें, कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ेंगे। कुछ लोगों को अपनी कहानी सी भी लगेगी, कुछ को लगेगा कि ड्रामा है, या किसी को कुछ जैसा भी लगे। तो बस मैंने उसको पन्नों पे लिख दिया। सच्ची घटना नहीं, सच्ची घटना है, और समाज के ऊपर भी है। समाज में हो क्या रहा है, जीवन लोग कैसे जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं, हमने थोड़ा खुल के जिया। तो ये इस तरह की कहानी है लिखने में। देखिए, मैंने 2 साल पहले सोचा था कि इसको एक ऑडियो बुक के रूप में लेके आए, लेकिन ऑडियो से जो आर्टिस्ट थे उनसे बात करी, बोले कि इसको राइट किया जाए पहले, तब इसकी ऑडियो बुक बनेगी। तो फिर राइट करने के लिए मैंने कहा यार मुझे तो लिखना ज़्यादा आता नहीं है, तो 2-3 पेज लिखे, फिर मैं थक गया। फिर कुछ लोग मित्र लोग थे, उन्होंने कुछ और सहयोग किया, तो ऐसी कुछ कहानी लिखती चली गई। 4 पेज किसी ने लिखे, फिर सब ने मिलजुल के इसको एक बुक के रूप में लेके आए। फिर अपने एक्सपीरियंस, कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ ध्यान, कुछ ओशो की प्रेरणा, जो जीवन में सीखा, जो संन्यास लिया 2020 में, 2 साल हम पहाड़ों पे रहे, हिमालय पे रहे, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलजुल के ये बुक के रूप में आई। तो क्या सर आप शुरू से ही राइटर बनना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। राइटर तो हम मजबूरी कह दो, या ये कहानी लिखनी थी, इस वजह से अब राइटिंग का शौक भी हो गया। जब मुझे लगा एक बुक लिख ली गई है, तो अब इसका पार्ट 2 भी लिखा जाएगा, क्योंकि अभी जीवन खत्म तो हुआ नहीं है, जीवन चलेगा आगे। तो हमने सोचा कि चलो, और राइटर बनने का कोई शौक नहीं है, आप लोग बनाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, क्या सर इस बुक के बाद आगे की भी बुक आएगी? ये बुक पढ़ने बाद आपने बोला कि दूसरे ही पार्ट इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि जीवन अभी बाकी है, चल रहा है। जो कहानी है वो अभी अधूरी है, आगे चलेगी, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सर आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आजकल की नई जनरेशन में राइटर उभर रही है? हाँ, आप जो मेरी बेटी है, कितना प्राउड फील हो रहा है आपकी डैडी ने इतना अच्छा पढ़ा? अब तो मैंने तो बुक पढ़ी नहीं है, बट आई हैव बीन थ्रू इट। तो मैं तो साथ में थी, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, फील करी हैं रियल लाइफ में। जब भी पापा थे जिस सिचुएशन में थे, तो उस टाइम हम तो साथ में थे ही। और प्राउड तो है ऑफ कोर्स, मतलब पापा कभी राइटर में उसको सोचा नहीं था कि राइट अ बुक, लाइक बुक लिखना इज अ बिग थिंग, ऐसे कोई भी तो नहीं लिख सकता। हाँ, इट इज अ प्राउड मोमेंट। तो आप मतलब ये आपके एनवायरनमेंट में लिखते हैं, पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, क्या आपको कभी लगता है कि लिखना चाहिए या कुछ पढ़ना चाहिए? हाँ, लिखना चाहिए। अपना मेरा पर्सनली अभी तक तो आज तक नहीं है। पापा का भी इतना टाइम बाद आया, तो मतलब यू नेवर नो कब आया। अभी तो नहीं है, बट मे बी विद टाइम। देखिए,
अब मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हर एक का सोच अलग अलग है। जो इसको पढ़ेगा, जो जिसकी सोच है वैसे ही समझेगा। ये नहीं कह सकते कि आप इसको मेरे हिसाब से समझेंगे। समझ रहे हैं आप कि जैसा जो इसमें फील करेगा, हो सकता है किसी को गलत भी लगे कि यार ये क्या, ये तो गलत है। किसी को अच्छा लगे, जो इस दौर से गुजरा है शायद उसको अच्छा लगे। जिसने जीवन सीधा सीधा जिया है तो उसको लगेगा क्या है। तो ये तो जैसा जो पढ़ेगा, जैसा जो उसकी सोच होगी वो उसको वैसा समझेगा। नहीं कह सकते कि किसी को क्या प्रेरणा मिलेगी। अब प्रेरणा तो उसमें खुद ही देखनी है कि हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें हम क्या सीख के आ रहे हैं। हर एक कैरेक्टर अपने आप को फिट कर लेता है हर एक फिल्म में। एक हीरोइन अपने हिसाब से फिट कर लेती है, एक विलेन अपने हिसाब से फिट कर लेता है। वो अब जो इस कहानी को पढ़ेगा, जैसा जो उसमें फिट फील करेगा, कोई फादर के रोल में करेगा, कोई प्रेमी के रोल में, कोई प्रेमिका के रोल में, कोई कैसे इसको फिट करेगा, कैसे उसकी सोच होगी कि क्या सही है क्या गलत है इस बुक में, तो वो तो जो पाठक हैं उनके ऊपर होगा। ये अमेजोन पे कल से अवेलेबल हो जाएगी, आज रात से। देखिए ऐसा है, बुल्ले शाह जो है ना, बहुत साल पहले 400-500 साल पहले भूल चुका है कि बुल्लिया रबदा की पौना, बुल्लिया रबदा की पौना, इधरों पुटना से उधर लाना। आपको एक जीवन मिला है, यहाँ पे जिए। अप है डाउन है, वैसे भी ये जो शहर है ये अप और डाउन का ही है। कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है। जब हाई टाइड है तो आदमी कहता है वाह क्या बात है, मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। जब लो टाइड है तो आदमी कहता है फिर उसके संस्कार काम में आते हैं, उसके संस्कार काम में आते हैं, उसका व्यवहार काम में आता है दोबारा उठने के लिए। ये जो इनकी जर्नी है, जो राइटर हैं, इनकी जर्नी भी बम्बई में जितने भी कलाकार हैं, गायक हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वैसी ही जर्नी है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या मोक्ष हिमालय में जाके मिलता है क्या? हमारे अंदर ही तो हिमालय है, अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रह के, काम करके, मुस्कुरा के अगर हमको मोक्ष मिल जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से सफलता असफलता उसके बीच में अपने आप को संभालना, वो बहुत बड़ी बात है। बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह की बुक्स और इस तरह की शख्सियत सामने आनी चाहिए जो कि दुनिया को एक रास्ता दिखाए कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय डियर फ्रेंड संजय स्वराज, जिसके सौजन्य से मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक्स अ लॉट। तो अभय जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल, अध्यात्म का जो जर्नी होता है लाइफ में, एक्चुअली वही अल्टीमेट गोल होता है। हमने मानव का जन्म लिया है, हमें सारे संसाधन मिले हैं ताकि हम अपने हायर सेल्फ तक पहुँच जाएं। और इस जर्नी में जितने लोग आगे बढ़ते रहेंगे उतने हमारे पूरे यूनिवर्स, हमारे समाज, हमारे देश, उसमें सबको भला होगा। एंड तो द मोर, और हमारे पुराने जो अध्यात्म के या फिलॉसफीज या माइथोलॉजी सब थे, वो इसी चीज़ का मतलब इंसान के अंदर जो ब्रेन है और इंसान के अंदर जो जैसे हम कुंडलिनी कहते हैं, चक्रास कहते हैं, उसको अवेकन करने की क्षमता है, इसीलिए डाला है उसके अंदर। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि अभय जी हैज टेकन दिस जर्नी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2007 में शुरू हुई, अभी तक मैं उस पर चल रही हूँ एंड बहुत आनंद आ रहा है। तो अभय जी जो स्वामी अभय आनंद हो गए, तो मैं उनको सदा आनंद, कुनिका सदानंद की तरफ से सदा आनंद विश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज इस शुभ अवसर पे किस तरीके से आप अभय सर को शुभकामनाएं देंगे और क्या? एक्चुअली हमसे ज्यादा चर्चा आप लोगों की मैं अभय आनंद जी का बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ये किताब लिखी है एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी लिखी होगी। और मैं ये किताब पढ़ूंगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इस तरह से हर इंसान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए सबके साथ। तजुर्बात से ही ज़िंदगी बनती है, तो इससे अगर यूथ को या हमारे यंगस्टर्स को कोई प्रेरणा मिल सके, इससे अच्छी क्या बात है। सर, आपने जोधा अकबर में इतना दमदार किरदार निभाया और अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है?
हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं। अभी मेरा वेब सीरीज आएगा इश्क नीति MX प्लेयर पे, और उसके अलावा भी काम तो चलता ही रहेगा, आपके सामने आते ही रहेगा। ये सर इश्क नीति कब तक आ सकती है? मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, अप्रैल में रिलीज। सर ये इश्क नीति में जिस हिसाब से नाम है, राजनीति सुनाई है, इश्क नीति है। हाँ, वो मतलब करने की नीति है जब राजनीतिज्ञों को इश्क हो जाता है तो वो इश्क नीति हो जाती है। सर बुक से कितना लगाव रखते हैं? बुक से बहुत मैं प्रेरित हूँ। कभी कभार इतना ज़्यादा एविड रीडर नहीं रहा जब से ये टेलीफोन वगैरह आ गया है, लेकिन किताबों का शौक़ रहा है और पढ़ने का शौक़ है। अच्छी अच्छी किताबें, ज़्यादातर मैं लिटरेरी बुक्स पढ़ता हूँ, हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे किताबों से लगाव तो है और सबको होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए एंड स्टे सेफ, और सेफ्टी के साथ होली खेलिए। और जय हो, जय हिंद, होली मुबारक। अभय आनंद जी को बहुत बहुत बधाई ये बुक के लिए, जो आइए जो ये बुक उन्होंने लिखी है, अभी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा। और मुझे बताया गया था कि बुक बहुत अच्छी है, तो मैं पढ़ के फिर और अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। अभी तो मतलब अच्छी है ही। तो इतिहास मैंने बता दिया है। बुक में एक जर्नी है, एक आदमी है जो सिंपल सा जीवन जी रहा है, फिर उसके जीवन में और कठिनाइयाँ आई और संघर्ष आए, फिर संन्यास की तरफ चला गया, फिर उसको एक प्रेम हुआ, प्रेम से भी अलग हुआ वो, फिर वो अध्यात्म की तरफ गया। तो इस तरह से पूरी कहानी है। फिर दोबारा वो सन्यासी जीवन से फिर उस संसार में आया, लेकिन संसार में उसका फिर मन नहीं लगा, फिर वो अकेला कहीं रह रहा है। तो ये कहानी है। आत्मकथा कह सकते हैं? नहीं, अब ये रियल आत्मकथा तो मैंने नहीं लिखी है, ये क्योंकि ये 7-8 साल की जो जर्नी है वही लिखी है। आत्मकथा तो पूरी होती, आत्मकथा नहीं है ये एक कुछ घटनाओं पे आधारित, सच्ची घटनाओं पे आधारित एक कथा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभय जी के बारे में जो पढ़ा मैंने थोड़ा बहुत, ये समझ में आया कि एक अलग जर्नी की बात की गई है, और इनकी अपनी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, अपनी सोच होगी, अपनी संघर्ष होंगे, और 2 तरह के जीवन अगर इन्होंने देखे हैं एक जन्म में, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं। और इनसे हमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले इस दिशा में, जैसी उम्मीद करता हूँ। मैम, इस लाइन से आप क्या सोच पा रही है? अभयानंद नंदनी। अभी एक्चुअली मैं बुक लॉन्च हुई है, मैं उसको पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि मेरे को फेक बोलना नहीं आता। बट आई थिंक इन्होंने बुक बना दी और लॉन्च करे, दैट इज अ बिग थिंग। बस और क्या बोलना, आई थिंक सब बोल दिया इन्होंने। ओके। लॉन्चिंग के बारे में आप क्या? अभय आनंद स्वामी से संन्यास तक की बात करते हैं। ये अभय जी ने किताब जो लिखी है, ये इसमें बहुत सारी सच्चाई है, और सच्चाई यूँ मुझे लगती है कि वाकई अगर महिला किसी पुरुष पे कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो उस पुरुष को ये प्रूव करना है कि उसने किया है नहीं किया है। मैं इस पर कभी बिलीव नहीं करता था, मैं सोचता था शायद महिला ही ठीक है, लेकिन मेरे एक बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी ने ये मतलब बिना किसी रीज़न के रेप का इल्ज़ाम लगाया। वो 1 रात जेल में रहे, और जबकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आज भी वो मतलब उससे पीड़ित है। पिछले 3 साल से वो उसको झेल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता जब तक वो ईश्वर को प्यारे होंगे तब तक वो उससे निपट पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम, इंसान को, आदमी भी अगर औरत पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसके पहले मुझे लगता है कि उसको थोड़ा विचार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या वो सही है। अपना जो सेल्फ कॉन्शियस है उसको देख करके किसी पे ये करना चाहिए। आपको पता नहीं होता है, कोई इंसान मर भी जाता है
और मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो शायद उसके साथ मर जाएंगे और उनका लगाया हुआ इल्ज़ाम वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि कोर्ट में उसको प्रूव करना पिछले 5 साल से वो लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता जब तक वो जिंदा है कुछ होने वाला है। तो मैं अभय जी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को देखें, जिसने लगाया है वो अपना कर्म भुगत रही होकर यही मिलता है। भगवान यही आपको आपके किए की सज़ा देता है। आपने जो लिखी है किताब उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आप इसको छोड़िए मत, आप इसकी सीरीज निकालिए। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई ना कोई एक हल भी निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूँ और उनसे कहूँगा कि उसके बाद इसकी सीरीज आप लिखें और बुक बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। हम इस मीडिया के हैं, हम इसको स्प्रेड अप करेंगे और हम चाहेंगे कोई ऐसे उस पर कोई वेब सीरीज बनाए, तब ये मसला बहुत लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू। सर, ये बुक जो है अभय से स्वामी अभयानंद, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं जानना चाहूंगी आज इस बुक का लॉन्चिंग है और आप यहाँ पर गेस्ट बनकर आए, कैसा फील कर रहे हैं और आप इस बुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, I really feel great that a person whom I know has written this book, and initially I did not think that it will be very sensitive, but the moment I started reading it and after each page was read, I could know this person, more than what I knew him. So all of a sudden my interest, it became really more and more and more. So I would love to tell about Swami Abhayanand to you and about the author. Swami Abhayanand is a writer, seeker, and a spiritual explorer who has spent years balancing worldly responsibilities with inner awakening. A science graduate, his true calling has always been the mysterious of the soul and self-discovery. His deep connection with Rishikesh and Himalaya led him on a path of introspection, where he spent 2 years in solitude, highly inspired by Osho, Western philosophy and spiritual teachings. He believes in harmonizing material life with inner peace. Currently based in Sharjah, UAE, he continues his journey of self-exploration while guiding others. His book is a reflection of experiences, offering insights into love, spirituality, and the quest for truth. This is Swami Abhayanand. खुशी की बात है और आई एम सो ग्रेटफुल कि श्री प्रकाश रावले जी, जो कि एक्स जज मुंबई हैं, और हमारे एक बुलावे पर, क्योंकि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम में पढ़ के जो उर्दू के साथ में जो लगाव रहा है और साहित्य के साथ में जो लगाव रहा है, ख़ास तौर से हिंदी लिटरेचर के साथ में, तो वो एक बहुत ही एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए। और अभय प्लीज़ आप आइए, आप यहाँ आए और आपने हमारे ओकेजन को और भी इसको ख़ास बना दिया। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी हैं अपने हृदय के उद्गार जरा मीडिया वालों के सामने। सर, आप तो साहित्य से जुड़े हुए करने का, तो आज आप सर के बारे में, अभय सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी शिद्दत से अपनी जीवनी गाथा उन्होंने अब तक की जो है उन्होंने लिखी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मौका दिया, और अभय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किताब है एक तरह से उपन्यास भी है और एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है, खुद की जीवनी पे लिखा है। और जब कोई भी साहित्यकार अपनी जीवनी पे कुछ लिखता है तो उसके लिए एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत लगती है।
तो क्योंकि जब सच्चाई लिखनी होती है तो वो सच्चाई हिम्मत के बगैर नहीं आ सकती, और ऐसी हिम्मत के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत इनका मतलब इनको मानता हूँ कि ऐसी हिम्मत दिखाना आम राइटर के लिए या आम इंसान के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी आज तक लिखी है खुद के जीवनी पर, उन्होंने सच सभी लिखा है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सच कहीं ना कहीं छुप जाता है। कुछ हद तक लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि इन पर एफआईआर हुई है और फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम से फिर जाके संन्यास की तरफ गए, फिर वापस संन्यास से फिर वापस अपने जीवन में आए, तो ये मिला जुला जो संगम इन्होंने किया है ये बहुत रोचक है और पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इस किताब को आप सब पढ़ें, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको इस किताब के लिए, और ख़ास करके हिम्मत के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा किताब लिखने के लिए। मेरे को लगता है किताब लिखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड मेरे ख्याल से लोग अपने एक्सपीरियंस से जो भी लाइफ में होता है उसके बेसिस पे लिखते हैं। एंड जो मैंने 3 पन्ने पढ़े हैं, मेरे को काफ़ी इंट्रीग किया है कि अच्छा आगे और पीछे क्या है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे अभी लॉन्च खत्म होगा, किताब हाथ में आएगी तो आई एम श्योर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। उन पन्ने में आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या समझा या क्या चीजें जानी? मेरा उन 3 पन्नों में तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जो अभय का कैरेक्टर है और जो ये जो लड़की है, पता नहीं शायद इनके बीच में हो सकता है कुछ आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है कुछ होगा। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वाई अभय इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। अब वो इंटरेस्ट कहाँ तक जाता है वो तो मेरे को लगता है किताब पढ़ के ही पता चलेगा। थैंक। मैंने लिखने के बारे में कहीं पढ़ा था, किसी फेमस व्यक्ति ने कहा था कि आप तब तक मत लिखिए जब तक अंदर से आपका जो है अंदर से वो लेखन ना बाहर निकले, चाहे वो पद्य हो या गद्य हो। अगर अंदर से कोई चीज आ रही है बाहर तो ही लिखिए, लिखने के लिए मत लिखिए। तो मुझे लगता है कि जीवन जो है हमें कई बार जो है इतना ज्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित, हतोत्साहित या तरह तरह के जो अनुभव देता है, उससे कहीं ना कहीं एक हमारे मन के अंदर जो एक स्थिर समंदर है उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, और जब वो हलचल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो सुनामी बन जाती है। तो लेखन भी एक ऐसी ही चीज़ है कि जब आपको जीवन की ये सब चीज़ें जो हैं आपको व्यथित कर देती हैं, और एक हद तक जब आप सहते रहते हैं और अचानक फिर वो सुनामी का जब रूप लेकर बाहर आती है, तभी जो है उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि उसने कितना असर किया। तो ये आपकी जो किताब है ये बहुत जिज्ञासा तो जगा रही है, और आज इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और इसको बहुत उत्सुकता से और पूरी जिज्ञासा से मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों से गुजरे कि जिसने आपको ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। आप पढ़िए, और कभी कोई सवाल हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई भी अगर इसमें जिक्र आए किसी बात का और उसके क्लियरिफिकेशन चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ कि ऐसा कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लिख पाए हैं, मतलब हम डिटेल नहीं लिख पाए हैं। तो अगर कोई भी डिटेल को समझना हो या कभी कोई वाकया को समझना हो तो बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी ये किताब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचे और उनके जीवन में कुछ उनको प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाए। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है आपके चेहरे पे, इस बुक के लॉन्चिंग से क्या कहना चाहेंगे? Yes, first of all, this is my heartiest congratulations to Mr. अभय आनंद, जिन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी। और पूरी जर्नी है एक किताब पढ़ने के लिए 2 घंटे लगते हैं, शायद 5 घंटे लगते हैं, लेकिन लिखने के लिए 40 साल लगते हैं। और अगर हम एक किताब किसी की पढ़ लेते हैं तो समझ लो हमने किसी की ज़िंदगी के 40 साल पढ़ लिए। मुझे लगता है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप बुक्स के थ्रू अपनी पूरी लाइफ बना सकते हैं, एंड जो गलतियां लोगों ने की हैं उनसे सीख कर वो गलतियां ना करने की बहुत बड़ी एबिलिटी मिलती है बुक्स पढ़ के। सो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके आज सबसे पहले ये बुक ही पढ़ूंगा,
एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। यंग जनरेशन का आप एक हिस्सा हैं और लिखने में और पढ़ने में आप कितना रुचि रखते हैं? बहुत, आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा है ना। बहुत, लिखने पर तो नहीं, लिखने के लिए तो अभी बहुत साल का एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड होपफुली हम आज घर जाके डेफिनेटली आज ही इस बुक को पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी अभय आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ और जो बुक है उनकी अभय से स्वामी अभयानंद तक, उनका टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे वो लिखा हुआ है उन्होंने संसार, प्यार, बातें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। आज हम लॉन्च पे आए हैं तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। तो आप दोनों एक लाइन में आपकी नजर से आज की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो खुद यंग हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी तरफ से अभी मुझे लगता है कोई एडवाइस नहीं दे सकूँगा, दे भी सकूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के कैरेक्टर में एक इंसान जब बहुत कुछ अचीव कर लेता है ज़िंदगी में, फिर वो कुछ भी बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी खुद यंग हूँ, तो मैं किसी से बड़ा बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर बिताना चाहिए और सबसे अच्छी चीज़ एडवाइस तो जैसे इन्होंने बोला, एक्चुअली हम एडवाइस नहीं दे सकते, अभी हम खुद ही है तो हम एडवाइस लेंगे, दूसरों से लेना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। बट इनसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है। बुक को लेके जो प्यार है, वो इनका जो प्यार है, तो एक्चुअली बाहर थे, आज वो कहीं से आए, उन्होंने बोला कि बुक लॉन्च है तो मैं कैसे भी आऊँगा, वो लोअर परेल से आए हैं, तो ही मैनेज समहाउ। आप लोगों ने जो दोनों जन ने सब इस्तेमाल किया, बहुत चुन के किया, बहुत रियली बहुत अच्छा। नमस्कार। आज ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है। अभय से अभयानंद, स्वामी अभयानंद तक, इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स इसमें से देखे हैं, एक्सपर्ट पढ़े हैं थोड़े से। मुझे लगता है कि ये पुस्तक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। इसमें मतलब आज का ज़माना, आज के दिन में हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे पास्ट को जोड़ना चाहिए और कैसे फ्यूचर तक पहुंचना चाहिए, इस सब के बारे में मैंने उसमें देखा है और बहुत ही खूबसूरत मौका है। संजय श्रीवास्तव, संजय स्वराज मेरे जूनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और हम NSD में साथ थे। उनके इनविटेशन से मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा नाम अशोक बांटिया है, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ और आपने मुझे कई जगह देखा होगा, कई फिल्मों में, कई टेलीविज़न। इन दिनों थिएटर कर रहा हूँ ज़्यादातर। मेरा फेमस नाटक है चाणक्य, अनुज जोशी के साथ, जहाँ मैं अमात्य राक्षस की भूमिका करता हूँ। उसी के साथ जलियांवाला बाग मेरा एक नाटक है, वो भी मैं कर रहा हूँ। और अभी अभी मैंने लेटेस्ट मेरा जो प्रोडक्शन है वो है एक ब्लाइंड बच्चों के साथ जलियांवाला बाग किया है मैंने जयपुर में। तो बहुत अच्छा मौका है, खूबसूरत मौका है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अभय जी को। अभय हों। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि वी नीड ग्रेट लिटरेचर, वी आर लुकिंग फॉर स्टोरीज एंड वी नीड पीपल लाइक हिम टू गिव अस इन्फ्लुएंस अबाउट आगे क्या करें, क्योंकि बॉलीवुड फले फूले और लिटरेचर फले फूले। सो व्हाटएवर, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू रीड द बुक। सर, इन्होंने अपनी बुक में अपनी जीवन गाथा अभी तक, हाँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि अपने जीवन की सच्चाई लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे किताब दे और कब मैं पढ़ूँ। अभी तो सर कह रहे हैं दूसरी बुक भी आने वाली है। अच्छा, एनीवे, आई रिस्पेक्ट हिज टैलेंट, दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहोगे कि खूबसूरत बुक अभय सर ने लिखी और आज इसका लॉन्च है और लोगों ने एक तो पन्ने पढ़े, उन्होंने बोला काफी इंटरेस्टिंग है, हमें जीवनी का क्या कहना है? हाँ, मैंने भी 3 ही पन्ने पढ़े हैं, तो जो मुझे फॉरवर्ड किए गए थे। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अच्छी बुक है। बट मुझे पहले तो मैंने जब टाइटल देखा ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम है आदर्श, वो अपने आप को स्वामी आदर्शानंद बोलते हैं,
क्योंकि वो भी आध्यात्म की तरफ चले गए हैं। तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे उन्हीं को मैंने कहा, अरे ये तो आप ही से रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि संन्यास के बाद उन्होंने प्रेम लिखा है, जो टाइटल पे ही लिखा हुआ है, संसार, संन्यास और प्रेम। तो प्रेम संन्यास के बाद आता है क्या लाइफ में? मुझे ये पूछना था उनसे। अदरवाइज बुक अच्छी है। लगता है जैसे पढ़ते हैं आप तो लगता है कि जैसे हमारे ही साथ ये चीज़ें घट रही हैं। हमने भी बच्चे पाले हैं, हमारी भी बेटी बाहर जाती थी तो हमें भी चिंता होती थी। तो ये सब चीज़ें तो सोसाइटी में चलती ही रहती हैं। कोई नया रिश्ता बनता है तो सुकून तो मिलता है, शादीशुदा को सुकून मिलता है, और जो अपने शादीशुदा नहीं है वो तो खैर हवा में उड़ने लगते हैं। अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तीनों पन्ने एक साथ पढ़े मैंने। तो विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर दूं। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर अनुराग वासने। ये साइंटिस्ट हैं और करीब 22 सालों से मेरे मित्र हैं। मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है। मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है, तो ये भी कुछ बोल सकते हैं। आज मेरे साथ हैं तो ये जी जी नमस्कार सभी को। पहले तो मेरी शुभकामनाएं अभय जी को। अभय जी के साथ मेरा 22 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है। इस सफ़र में अभय जी ने अपने जीवन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो कि भाग्यवश भी है, कुछ कर्मवश है, कुछ व्यवहार वर्ष है, और या कुछ अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग जैसे अपने आप में एक हम ढूंढते हैं कि हम अपने आप में किसी ऐसे भगवान को, देवता को, या अपने आप में शांति को ढूंढ रहे हैं। तो उसी संघर्ष के साथ इन्होंने जीवन को जिया, बहुत अच्छे से जिया, और हम सब ने बहुत इनको प्रेरणा दी कि आप इस पुस्तक को लिखें, जिससे आपके एक पुस्तक के माध्यम से समाज को ये पता लगे कि आखिर जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप ऐसा प्रेरणा बन सकते हैं समाज के लिए कि जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बाहर आती चली जाएं और किताब के माध्यम से लोग उसको समझ सकें। तो अभय जी का जीवन एक बहुत अच्छा रहा है, और स्वामी बने, ये ओशो से ये साथ रहे, ऋषिकेश में काफ़ी समय बताया, तो उन सभी चीज़ों के साथ मैं वहाँ पर रहा और मुझे बड़ा आनंद आया, और आज बहुत आनंद आ रहा है। पहले हम दिल्ली में पिछले साल मैंने लॉन्च की थी बुक, आज यहाँ कर रहे हैं, और अगले साल हो सकता है दुबई में भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप एक डायरेक्टर हैं। गुड इवनिंग सर, आप एक डायरेक्टर है, बहुत सारे फिल्म आपने बनाई हैं और इसके लिए तो प्रोडक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है लिखना, और आज आप यहाँ पे एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे जिन्होंने बुक लिखा है और अभय से स्वामी अभ्यानंद, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो एक किताब लिखना ही एक चैलेंज होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम कॉलेज के बाद वो पीढ़ी है जो किताब नहीं देखती, राइट। तो मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद हम किताब पढ़ते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल जीवी हैं आज भी जिनके बारे में जानकर आई थिंक हम उनके एक्सपीरियंसेस को हमारी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर कर हम अपनी ज़िंदगी को भी एक इंस्पिरेशन बनाते हैं। तो ऐसी किताबें आई थिंक ये हम फिल्म मेकर्स जो होते हैं ऐसी किताबों को ढूंढते हैं जिसमें कहानियाँ अच्छी हो, जिसकी बैंडविड्थ हम वाइडर स्पेक्ट्रम में हम लोगों तक पहुंचा सकें। बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट लाइफ जीना पसंद करती है। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यस बी क्विक। ये एक लाइफस्टाइल है आजकल। अगर ऐसी किताबें हम पढ़कर हम अगर इंस्पिरेशन एक अच्छी फिल्म हम बना पाए। अक्सर हम बस सेलिब्रिटीज़ और बड़े स्टैचर्स को हम बनाते हैं, बट ऐसी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कठिनाइयों से गुजर कर बहुत सी चीज़ें अचीव की है लाइफ में, बट आज भी गुमनामी में कहीं वो गुम हो चुके हैं। सो आई थिंक this is a very good start so that people can know about
Abhay ji. And yes, I mean, you never know. Tomorrow you might find somebody making a film about him, and I think that's a very big boost to people about him. तो एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है जनरेशन के हिसाब से किस टाइप की फिल्में बननी चाहिए? वैसे तो मार्केट में बहुत सारी फिल्म बनती है, बट आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरह की फिल्म बननी चाहिए? देखिए, मैं तो कमर्शियल फिल्म मेकर हूँ, कमर्शियली सोचूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा जो अप्रोच है फिल्म मेकिंग और सिनेमा को लेकर, वो ये है कि आपकी कहानी ऐसी हो जो एक ऑडियंस को सीट पर ग्लू कर कर बैठे। एक एक्टर जो है उसको परफॉर्म करने में उसको मजा आए, ऑडियंस को देखने में मजा आए, प्रोड्यूसर को पैसे लगाने में मजा आए, और एट द एंड बॉक्स ऑफिस में लोगों को मजा आना चाहिए। अदरवाइज देखिए, हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म बना सकते हैं, बट आई थिंक जो उसका जो मेन उद्देश्य है फिल्म का, टू रीच अ वाइडर स्पेक्ट्रम एंड ऑल्सो टू एंटरटेन। मुझे अगर वो फिल्म बनानी है जो मुझे ही देखनी है, तो मैं बना क्यों रहा हूँ? सो आई थिंक ये एक हर फिल्म मेकर यही सोचता है कि मेरी कहानी अच्छी है, आई एम मेकिंग अ ग्रेट फिल्म। बट येस, पीपल, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि उन लोगों के पास एक्सपोजर इतना वाइड है कि वो मीडियोक्रेसी नहीं लेंगे। और मैं खुद उस चीज़ में मानता हूँ कि कहानी, स्टोरी टेलिंग ऐसी हो कि जब एक, आई थिंक हम सब रिलेट करते हैं, जब एक दादी कुर्सी पर बैठी और एक 5 साल का बच्चा देख के ऐसे बैठा हुआ है, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टोरी टेलिंग। मैंने बहुत कब मैं बता दिया आपको कि दिस इज व्हाट अ फिल्म मेकिंग शुड बी, स्टोरी टेलिंग शुड बी, सो इट शुड cater to all the audience. Thank you.